कैसा होगा इस साल का बोर्ड पेपर, कैसा होने वाला है पैटर्न, कैसा होने वाला है लेवल, इन सब के बारे में डिस्कस करने हैं आज के पेपर में, आज के इस सेशन में। क्योंकि यहां पर पेपर जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है सीबीएसई ने, सीबीक्यूज का इन्वॉल्वमेंट कराकर। अब ये पेपर नॉर्मल नहीं रहा है, ये पेपर अब थोड़ा सा टेढ़ी खीर बन गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल, आपको पेपर के लेवल के लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि कुछ चीज अगर उसमें आसान रहेगी तो कुछ टफ भी रहेगी, कुछ अगर टफ रहेगी तो आसान भी रहेगी। इसका मतलब आपकी लेवल तैयारी की जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको परेशान नहीं होना है, आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको अपने फेवरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा बस आपसे इस बार के लिए बहुत ही जोर जोर से रिक्वेस्ट है कि इस बार के पेपर में आप वो गलती मत करना जो बच्चे हर साल गलती करके भी बच जाते थे। मतलब जो गलती सालों से हो रही थी और उसमें बच्चों का लॉस नहीं हो रहा था, इस बार ये गलती मत करना। पहले क्या करते थे बच्चे, जो हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक हैं उनको पढ़ के चले जाते थे और बहुत सारा पोर्शन जो है वो छोड़ देते थे। स्टिल पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से था कि उनको अपने ऑप्शंस में वो क्वेश्चन मिल जाते थे, जो उन्हें सॉल्व अच्छे से करके लाए हैं वो सॉल्व कर लेंगे, जो पढ़ के नहीं आए उसको छोड़ देंगे, तब भी बच्चों का लॉस नहीं होता था। मतलब जो और वाले ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह से आते थे कि भाई आप अगर कुछ पढ़ के नहीं गए हो, कोई टॉपिक छोड़ के गए हो, तो उसके अलावा आपको ऑल्टरनेट मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस तो इस बार भी हैं, लेकिन इस बार ऑप्शंस की प्रक्रिया उन्होंने अलग कर दी है। ऑप्शंस पहले भी थे, आज भी है, लेकिन अब उन्होंने इंटरनल ऑप्शन कर दिए हैं कि ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, उसी जैसा टॉपिक जो रहेगा, सेम टाइप के टॉपिक रहेंगे, उसमें वो और दे देगा। मतलब आपको वो टॉपिक तो करके जाना ही है। आपके पास वो पहले वाला ऑप्शन नहीं है कि यार टॉपिक छोड़ दो उसके बाद भी काम हो जाएगा, नहीं, वो वाला आप ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ के पूरा सिलेबस जाना पड़ेगा, और ये अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए आपके लिए दिन 25 नाम का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। जी हां, आपने बहुत सारी सीरीज का नाम सुना होगा और आपने मेरा नाम भी सुना होगा कि मैं हर बार एग्जाम टाइम पे कुछ धमाका लेके आता हूं। इस बार भी लेकर आ रहा हूं दिन 25, मतलब 13 के 13 टॉपिक जो है मैथ्स के, वो 25 दिन में, मात्र 25 दिन में A to Z खत्म कराऊंगा। और भैया सुनो, सरस्वती मां की ऐसी कृपा है ना मेरे पे कि जो पढ़ाता हूं उससे बाहर ना ही आज तक आया है और ना ही कभी आएगा, ये मेरी गारंटी है। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो पैटर्न की, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है। और मैं जो आपको अगले 1 मिनट के अंदर जो ट्रिक बताने वाला हूं पेपर को अटेम्प्ट करने की, ये ट्रिक आपको अभी से, मतलब जो आपका प्री बोर्ड आने वाला है उससे ही अप्लाई करनी है। अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्री बोर्ड आपका बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन जो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको अभी प्री बोर्ड से लगानी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो पैटर्न में बता रहा हूं आपको अटेम्प्ट करने का, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनो ध्यान से, सेक्शन ए जो है आपका वो एमसीक्यू होने वाला है, 1 मार्कर क्वेश्चन होने वाला है, और वो आपके लगभग 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। शॉर्ट आंसर के नाम पर आपको 2-2 नंबर के 6 सवाल दिए जाएंगे। तो आपका यहां पर क्या होगा, 2 × 6 कर दो, है ना, लगभग आपके बहुत सारे 10 सवाल मान लो, 10 सवाल आएंगे टोटल, तो 20 मार्क्स आपके वहां चले गए। तो 15 मार्क्स ये और आपके 20 मार्क्स यहां पे, ठीक है। आपके लॉन्ग आंसर, ये क्या है ना, मैंने क्या लिखा, 6+4 के फॉर्म में होता है, 6+4 के फॉर्म में 6 पहले 2 आएंगे, उसके बाद कुछ दूसरे नंबर के आएंगे, उसके बाद फिर 4 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर का। तो लॉन्ग आंसर आपके 4 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग 6 क्वेश्चन आएंगे यहां पर, है ना, लगभग 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 6 24 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होता है ना, ये 24 वाले जो हल्का वेरी करता है, कभी कभी 6 सवाल आते हैं, कभी कभी 5 सवाल ही आते हैं, है ना, ये थोड़ा वेरी करता है। हर बार का पैटर्न फिक्स नहीं है, इस बार का पैटर्न में यही है गड़बड़ कि वो पेपर में हल्का सा 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन को वेरी करेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ये 3 ही रहेंगे। अब ये 6 × 3 नहीं होगा, 6 नंबर का 1 सवाल रहेगा, और हो सकता है कि 5 नंबर के 2 सवाल हो जाए, या फिर 6 नंबर के 2 सवाल हो जाए, 5 नंबर का 1 सवाल हो जाए। और इस बार के पैटर्न में बदलाव क्यों पता है, पहले क्या करते थे, वो एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछते थे 5 नंबर या 6 नंबर में, अब ऐसा नहीं करते। वो एक क्वेश्चन पूछते हैं या फ्रेज लिख देते हैं, या सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पे कर देते हैं, या असर्शन रीजनिंग के नाम पे कर देंगे, या केस बेस्ड स्टडी के नाम पे कर देंगे, और एक बड़े क्वेश्चन के 6 सब पार्ट या 4 सब पार्ट कर देंगे, 5 सब पार्ट कर देंगे और 5 नंबर का दे देंगे। वो समझ में आया कि नहीं, ये पैटर्न में अभी बदलाव हुआ है,
और इस बार ये आपको ऐसे ही आने वाला है, इकट्ठा आपको 5 नंबर सवाल नहीं आएगा, वो एक बड़े क्वेश्चन को तोड़ के उसके 5 सवाल पूछ लेंगे तो 5 नंबर का बन गया, 4 सवाल पूछ लेंगे 4 नंबर का बन गया, ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जब पेपर जो होता है यूजुअली आपके अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करने के लिए होता है, आप कितना अच्छा से मगअप कर रहे हो चीजों को वो भी चेक करता है वो, और कितना अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो वो भी चेक करता है। तो हर बार पेपर में स्ट्रक्चर होता है कि कुछ मार्क्स आपका इजी के लिए दे देगा, कुछ मार्क्स आपका मीडियम, और कुछ मार्क्स आपका हॉट्स के लिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए दे देगा। तो इस तरह से पेपर पूरा का पूरा डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट में। अब आपको देखना है कि पेपर टफ है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आपसे बनेगा ही नहीं, आपसे तब भी आराम से, अगर आप बहुत डीपली भी कॉन्सेप्ट में नहीं घुसे हो और अगर आपने मात्र एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं, तब भी आपसे 80% क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप 80% एलिजिबिलिटी के लिए रहेंगे, तो आप घबराना मत। हो सकता है कि पहले 2 सवाल देख के आप बोलोगे अरे भाई घबरा गए हम, तो ऐसा नहीं होता। आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई का पेपर है भाई, हलवा नहीं है कि कोई कुछ भी आके बना देगा कि पता लगा पूरा पेपर सड़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, आप समझ जाना कि भाई अगर पेपर आपको टफ लग रहा है, उसके बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, बहुत से बहुत ओनली 20% हॉट्स का इन्वॉल्वमेंट वो करेगा। 20% के बाद 80% जो रहेगा पेपर, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एनसीईआरटी से, सब बिल्कुल रिलेटेड रहेगा लाइन से। अच्छा, अब ये मत बोलना कि सर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं किए तो, अगर एनसीईआरटी भी नहीं किए तो, भाई उन लोग के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं देने वाला। जिसने एनसीईआरटी तक नहीं उठाई है और जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं किए हैं, उसको तो मेरे ख्याल से सिक लीव ले लेनी चाहिए, है ना, सिक लीव ले लो भाई। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्लास 12 मैथ एग्जाम इन 2025, सीबीएसई यूजुअली इंश्योर दैट द पेपर हैज अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जो मैंने बताया आपको, है ना। देयर विल बी क्वेश्चन दैट टेस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड सम ऑफ द चैलेंजिंग प्रॉब्लम विल बी देयर, है ना। अब कुछ विजुअल ग्राफ, एक ना आजकल नया स्टार्ट कर दिया है, कुछ ना कुछ एक क्या रैंडम सी पिक्चर भी डाल देते हैं। अब बच्चे उसी पिक्चर में डूब जाते हैं और एनालाइज करने लग जाते हैं। पीएपीटी नहीं है भैया, ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट नहीं है, है ना। ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट नहीं है कि आप पिक्चर में डूब गए। अरे पिक्चर रैंडम नहीं दी हुई है भाई आपको, उसके ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बच्चों को, वो पता नहीं क्या उसमें गुत्थी सॉल्व करते रहते हैं कि यार ये पिक्चर बोलना क्या चाह रही है, और खुद की एक स्टोरी बनाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, वो पिक्चर रैंडम रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक रैंडम पिक्चर होती है, उसका कोई क्वेश्चन में कोई और रिलेशन नहीं होता, है ना। अब एग्जाम्पल ऑफ एन इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बेसिक डिफरेंशिएशन पूछ लिया आपसे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का यूज करके। डिफरेंशिएशन बेसिक रहेगा, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 11th की यूज होगी। मतलब अगर आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पता है, तो आप पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करने वाले हो। ट्रस्ट मी, इस साल के पेपर में जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन आने वाले हैं, वो क्लास 11th के बेसिक के साथ आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लिख के ले लो, आज इस वीडियो को लिख के ले लो, सेव कर लो, मैं ताकि मैं डिलीट भी ना कर पाऊं, है ना। आप मेरे गारंटी ले लो, मेरे शब्दों पे बिल्कुल जाना कि 11वीं के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के। और मैंने बोला आपसे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी मास्टरपीस एडवाइस है आपके लिए कि कभी भी शुरू इस लेवल पे मत करना, ऐसे मत करना कभी भी, गलती से भी। ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले शुरू करो एमसीक्यू से। सबसे पहले कारीगरी तब होती है जब आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करो। मतलब सबसे पहले 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे पहले। अगर आप चाहते हो ना कि आप बाहर निकलकर एग्जाम सेंटर से ये ना बोलो कि यार पेपर बड़ा लेंदी था, मेरे 5 नंबर का छूट गया, मेरे 8 नंबर छूट गया, 10 का छूट गया। अगर आपको पेपर छोड़ना नहीं है, तो आपको सबसे पहले हाईएस्ट हैवी वेटेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, 3 सवाल 6 नंबर के, 5 नंबर के, पहले वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप जाएंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, उसके बाद जाएंगे आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और आखिरी में एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है ना, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, बस यही सॉल्व करना रहता है। उसको आप कितनी भी स्पीड से, आखिरी में हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, उस टाइम कम भी बचेगा ना, तब भी आप 15 एमसीक्यू मार दो खड़ाखट। लेकिन अगर आपने शुरू में 15 एमसीक्यू कर दिए, तो 15 नंबर लाने के लिए आप बहुत बड़ा टाइम, लगभग 45 मिनट अपने वेस्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट से 16-17 मिनट में आपके एमसीक्यू खत्म होने चाहिए। लेकिन मैंने कई बार देख लिया बच्चों का कि अगर आप एमसीक्यू से स्टार्ट करते हो, तो ये ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट फॉर्मूले एमसीक्यू में आते नहीं है।
आपको 15 में से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है कि एक की जगह 2 मिनट लग जाए, है ना, लेकिन अपन को बाकी जगह टाइम बचाना है, तो वो तो पॉसिबल तभी है जब आप पूरे के पूरे मार्क्स ऑलरेडी फैच कर चुके हो, अब आपके सिर्फ एमसीक्यू बचे हुए हैं। इसीलिए ये ट्रिक आप अपनी जो प्री बोर्ड रहेगा उसमें भी अप्लाई करेंगे कि आप सबसे पहले हैवी वेटेज सवाल करेंगे, फिर थोड़ा कम, आखिरी में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफन इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट फ्रॉम टॉपिक लाइक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रामिंग, है ना। यहां से जो है आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोग्रामिंग। यहां प्रोबेबिलिटी में तो अभी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत खतरनाक वाले, ये करने हैं आपको। मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होती है कई बार, है ना, और अनफैमिलियर वेज भी होते हैं बहुत सारे। हो सकता है कि फर्स्ट मेथड सॉल्व ना हो, फिर उसको काटना पड़े, फिर सेकंड मेथड से हो। ऐसे केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड सॉल्व कर लिया, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा गलत जा रहा है तो उसको काटे बिना सेकंड मेथड पे चले जाना। मैं पिछले 6 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एज अ बोर्ड चेकर मुझे पता है कि क्या रूल होता है। पहले वो आपको ये बोलते हैं, एज अ चेकर मुझे एडवाइस दी जाती है कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 13 2 बार सॉल्व है तो आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर वो किसी ने कोई काटा नहीं है तो आप क्या करते हो, आप ट्राई करते हो, गलत जब जाता है तो उसको आप काट देते हो, उसके बाद आप दोबारा से उसको सॉल्व करते हो, दोबारा गलत हो जाता है तो आप सोचते हो कि यार इससे ज्यादा मैंने पहली बार सही कर दिया था। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 2 बार अगर सॉल्व कर रहे हो तो दोनों बार लिखे रहने देना, काटना मत, लेट चेकर डिसाइड। और इसमें आपको बेनिफिट पता क्या मिलता है कि चेकर आपको उसके नंबर देता है जहां पर उसने ज्यादा मार्क दिया हो। बाई चांस आपने 13th क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो गलत हो गया, फिर आपने 13 को दोबारा किया, वो भी गलत हो गया, लेकिन इसमें आपको 5 में से 3 नंबर मिले थे, इसमें से 5 में 4 नंबर मिले थे, तो आपको बेस्ट जो मार्क्स मिले हैं ना वो काउंट होते हैं। क्लियर है? इसलिए पेपर कभी काटना मत। क्लियर है? ये आपको समझ लेना, पेपर कभी काटना मत। ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे फोकस करने चाहिए वो आपको यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। कैलकुलस यहाँ पर आपको बहुत बड़ा टॉपिक है और लगभग 80 में से 36 मार्क्स का कैलकुलस से आता है। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट। अब मैं आपको बता दूं क्या टॉपिक आने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आना चाहिए, है ना, मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए। दूसरी चीज है आपको प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम, राइट। तीसरी चीज जो है वो डिफरेंशियल का इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन। क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? डिफरेंशिएशन में आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो ये 4 टॉपिक जो हैं आपके, ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़ के आना ही आना है। कम से कम 5 सवाल इसके कर लेना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको नॉर्मल मैट्रिक्स दी रहेगी और उसका इनवर्स निकालने को बोलेगा, या तो ये आएगा या फिर वो 3 इक्वेशन दे देगा, 3 वेरिएबल 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली, है ना, वो वाला दे देगा, वहां से आपको इनवर्स करने को बोल देगा। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम आएगा 5-6 नंबर का, और जो इनडेफिनेट वाला एक आपका इंडिपेंडेंट थ्योरम है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट में आपका 2 नंबर सवाल आएगा, फिक्स है। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला सवाल आएगा या फिर आएगा होमोजीनियस वाला, जिसमें होता है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का सवाल आएगा। एक आएगा आपका बाय पार्ट्स का क्वेश्चन, या फिर आपका आएगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला, एबीसी वाला। तो यही टॉपिक है मेजरली जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और यहीं से आपका पेपर शॉर्ट फंसेगा। इसीलिए आपके जितने भी डाउट हैं, कॉन्सेप्ट में डाउट हो, क्वेश्चन में डाउट हो, पेपर में डाउट हो, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या डाउट है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट आपको बता दूं, दिन 25 सीरीज शुरू होने वाली है, जहां पे क्लास 12 के 13 टॉपिक होंगे खत्म पूरे तरह से बेसिक से। अगर आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आए तब भी विथ शीट्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शीट्स, आपको शीट्स के साथ मिलेंगे। दिन 25 सीरीज का नाम है, मैथ्स के लिए सीरीज आ रही है बहुत जल्दी, उसको फॉलो जरूर करना एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें ढेर सारा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।